सीज फायर का ऐलान हो गया। सीज फायर का ऐलान होने के बावजूद लेबनान में इजराइल के हमले नहीं रुके, क्योंकि इजराइल ने साफ कर दिया कि भले ही ईरान के साथ सीज फायर हो गया हो, लेकिन लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ चल रही जंग पर कोई सीज फायर, कोई युद्ध विराम लागू नहीं होगा। इसलिए लेबनान में हमले रुकना तो दूर, इजराइल ने इतने हमले कर दिए जितने 40 दिन की जंग में हुए ही नहीं थे। लेबनान में बमों और मिसाइलों की ऐसी बारिश कर दी गई जैसी अब तक नहीं हुई थी। बड़ी बड़ी इमारतें खंडहर में बदल गई, बड़े बड़े रिहायशी इलाके मलबे से पट गए, हर तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दिया, सैकड़ों लोग जख्मी हो गए। इजराइल के हमलों को देखकर ऐसा लगा जैसे वो लंबी जंग को कुछ घंटों में ही नहीं बल्कि कुछ मिनटों में खत्म करने की कोशिश में है। और खबर है कि इसलिए उसने सिर्फ 10 मिनट में 100 जगहों पर हमले कर दिए। मतलब इजराइल से दागी गई मिसाइलें महज 10 मिनट के अंदर लेबनान में 100 जगहों पर फट पड़ी। हर 5 से 6 सेकंड में कहीं ना कहीं मिसाइल गिर रही थी। और ये हमले तब हुए जब सीज फायर का ऐलान हो चुका था। ईरान के नेता और ईरान के टीवी चैनल अमेरिका के साथ हुए समझौते की शर्तें बता रहे थे। ये दावा कर रहे थे कि सीज फायर लेबनान में भी लागू होगा, लेकिन इजराइल ने लेबनान में ऐसे हमले किए कि हर कोई हैरान रह गया। सबसे ज्यादा नुकसान लेबनान की राजधानी में हुआ, बेरूत में होने की खबर आई। एयरपोर्ट पर भी वहां धमाका हुआ। एयरपोर्ट की बिल्डिंग से उठता हुआ सफेद धुआं कई किलोमीटर दूर से देखा गया। ऐसी तबाही मची बेरूत में कि कई रिहायशी इलाकों में थोड़ी ही देर में चीख पुकार मच गई। अचानक धूल और धुएं से वो इलाके ढक गए। लोग इधर उधर भागते दौड़ते नजर आए। एम्बुलेंस के सायरन बजने लगे। हर तरफ राहत और बचाव के काम में लगी टीमें दिखने लगी। युद्ध को 40 दिन हो गए, लेकिन ऐसे हमले बेरूत में अब तक नहीं देखे गए थे। एक बहुमंजिला इमारत तो पूरी तरह आग की लपटों में घिर गई। काले धुएं ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग बुझाने में लगे रहे। वहां की सरकारी एजेंसियों ने दावा किया कि उन्हें इमारत में कई लोगों के फंसे होने की खबरें मिली। उन लोगों को बचाने का काम तेज कर दिया गया। और इजराइल के हमलों से सिर्फ बेरूत ही नहीं बल्कि बेरूत से लगने वाले कई रिहायशी इलाकों में भयंकर तबाही मच गई। बाद में इजराइल की फौज ने दावा किया कि उसने सिर्फ मिसाइलें नहीं दागी थी, बल्कि 50 फाइटर जेट भी हवाई हमले करने के लिए भेजे थे। 50 फाइटर जेट बेरूत के आसमान में पहुंचे और 1 मिनट में 160 बम गिरा दिए। 60 सेकंड के दौरान 160 भारी भरकम बम गिरा दिए गए। बहुत बड़े इलाके में तबाही मच गई और किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। इजराइल की फौज ने दावा किया कि उसके सारे हमले सिर्फ उन जगहों पर थे जिनका ताल्लुक हिजबुल्लाह से था। मतलब या तो वहां पर हिजबुल्लाह के लड़ाके मौजूद थे, या फिर वो हिजबुल्लाह का कोई कमांड सेंटर था, या उसके लड़ाकों का कोई ठिकाना था। यह दावा किया इजराइल ने। हालांकि लेबनान की तरफ से बताया गया कि यह हवाई हमले उसके रिहायशी इलाकों में भी हुए, जिसकी वजह से वहां भारी नुकसान हुआ। उधर ईरान के मीडिया ने दावा किया कि लेबनान पर हुए इन हमलों में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों लोग जख्मी हो गए। हर तरफ चीख पुकार मच गई। जोरदार हमलों के बाद लेबनान की सरकार ने अपील की कि सड़कें खाली कर दी जाएं, एम्बुलेंस को रास्ता साफ मिल सके, घायलों को फौरन अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके। बेरूत के अस्पताल जख्मी लोगों से भर गए। इलाज के लिए इंतजाम कम पड़ने लग गए। एक के बाद एक ऐसे धमाके हो रहे थे कि शहर में जो लोग सड़कों पर मौजूद थे वो वहीं जमे रह गए। लोगों को डर लग रहा था कि पता नहीं कब उनके सामने धमाका हो जाए। इजराइल के हमलों के बीच बेरूत से डरा देने वाला एक वीडियो सामने आया। उसमें दिखा लोग एक इमारत से उठता हुआ धुआं देख रहे थे। उनके देखते देखते उनकी आंखों के ठीक सामने एक और इमारत में अचानक जोरदार धमाका हो गया। ऐसा धमाका हो गया कि इमारत में रखा सामान, ईंटें, खिड़कियां, दरवाजे सब कुछ हवा में उछलते दिखे। ऐसी तस्वीर जो देखे उसके पांव तले जमीन खिसक जाए। और ऐसे एक ने कई हमलों की खबरें आई। लेबनान के दक्षिणी हिस्से से लेकर उसकी राजधानी बेरूत तक बमबारी की गई। और इजराइल ने यह तक दावा कर दिया कि ये पेजर वाला जो ऑपरेशन हुआ था उस पेजर वाले ऑपरेशन के बाद हिजबुल्लाह पर अब तक का उसका सबसे बड़ा ऑपरेशन रहा। पेजर वाला ऑपरेशन आपको याद होगा, इजराइल ने 2024 में किया था।
हिजबुल्लाह के लड़ाके आपस में बातचीत करने और एक दूसरे तक संदेश पहुंचाने के लिए पेजर का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इजराइल की खुफिया एजेंसी मुसाद ने एक ऑपरेशन चलाया था, उसमें पेजर को हथियार बनाया गया था। मतलब जो पेजर हिजबुल्लाह के लड़ाके इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हीं में विस्फोटक लगा दिया गया था। एक साथ पेजर फटने शुरू हो गए थे, याद होगा आपको। ऐसे धमाके हुए थे कि कोई समझ तक नहीं पाया था कि आखिर ये हुआ कैसे। हिजबुल्लाह के सैकड़ों लड़ाकों के पेजर एक साथ फट पड़े थे। 40 से ज्यादा उसके लड़ाकों की मौत हो गई थी, सैकड़ों जख्मी भी हो गए थे। इजराइल का दावा है कि उसका यह ऑपरेशन जो अब हुआ है, वो पेजर वाले ऑपरेशन के बाद हिजबुल्लाह के खिलाफ सबसे बड़ा ऑपरेशन रहा। זוהי המכה המרוכזת הגדולה ביותר שסופג החיזבאללה מאז מבצע הביפרים. इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया उनकी सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर भी बारूद बरसाया। हिजबुल्लाह के सैकड़ों लड़ाकों के मारे जाने का दावा किया गया और यह हमले अमेरिका और ईरान के सीज फायर के ऐलान के बाद किए गए। इजराइल ने साफ किया कि वो ईरान पर हमला रोकने के ट्रंप के फैसले का तो समर्थन करता है, लेकिन यह फैसला उसके हिसाब से लेबनान पर लागू नहीं होता, हिजबुल्लाह पर लागू नहीं होता। जबकि ईरान ने युद्ध विराम के लिए जो 10 शर्तें रखी अमेरिका के सामने, उनमें लेबनान का भी जिक्र था। एक शर्त यह कि लेबनान में हिजबुल्लाह पर हमले रोके जाने चाहिए, लेकिन इजराइल की सेना रुकने को तैयार नहीं दिख रही। युद्ध के तमाम मोर्चों पर बमबारी भले ही थम गई हो, लेबनान में हमलों का सिलसिला जारी रहा। वहां बेरूत समेत कई इलाकों में धमाके सुने गए। एक रिहायशी इलाके में मिसाइल के गिरने से खलबली मच गई। वो मिसाइल एक बहुमंजिला इमारत से टकराकर फट गई। जोरदार धमाका हुआ, पूरा का पूरा इलाका धमाके से हिल गया। देखते ही देखते इमारत धूल और धुएं के बादल से घिर गई। लेबनान का आरोप है यह हमला अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर की घोषणा होने के कुछ देर बाद ही किया गया और ईरान की सेना ने लेबनान के टायर शहर में मौजूद उस इमारत पर, माफ कीजिएगा, इजराइल की सेना ने लेबनान के टायर शहर में मौजूद उस इमारत पर मिसाइल दाग दी। लेबनान का टायर शहर उसके पश्चिमी छोर पर है, भूमध्य सागर के किनारे पर है। इजराइल के उत्तरी बॉर्डर से इसकी दूरी बस 20 किलोमीटर के आसपास है। हालांकि लेबनान में टायर ही नहीं, बल्कि वहां से करीब 40 किलोमीटर दूर सईदा शहर में भी बमबारी हुई। वहां हवाई हमला हुआ, उसमें 8 लोगों की जान चली गई, 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दावा किया कि इजराइल से दागी गई मिसाइल सईदा शहर में एक मकान पर फटी। मिसाइल फटते ही आसपास खड़ी गाड़ियां भी उसकी चपेट में आ गई, आग लग गई। कुछ लोग राहत बचाव के काम में जुट गए। उन्होंने हमले की जद में आए लोगों को निकालना शुरू कर दिया, उन्हें फौरन अस्पताल पहुंचाया गया। लेबनान में टायर और सईदा पर ही हमले नहीं हुए, दूसरी कई जगहों पर भी बारूद की बारिश की गई। खासतौर से लेबनान के दक्षिणी हिस्से में, वहां इजराइल ने आसमान के साथ साथ जमीन के रास्ते भी अपना ऑपरेशन जारी रखा। उसने साफ किया कि ईरान के साथ भले ही युद्ध थम गया हो, लेकिन हिजबुल्लाह को इजराइल छोड़ने वाला नहीं है। और इसकी घोषणा तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कर चुके हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री के कार्यालय की तरफ से नेतन्याहू का एक लिखित संदेश जारी किया गया। उसमें कहा गया कि इजराइल अमेरिका और ईरान में हुए युद्ध विराम का स्वागत करता है, लेकिन 2 हफ्तों के इस युद्ध विराम में लेबनान शामिल नहीं। मतलब नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि उनकी सेना लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले नहीं रोकने वाली। वहां पहले की ही तरह मिसाइलों की बारिश होती रहेगी। अब इसमें आशंका जताई गई कि नेतन्याहू के इस ऐलान से 2 हफ्तों वाले युद्ध विराम पर खतरा हो सकता है। वो युद्ध विराम ही टूट सकता है इसकी वजह से, क्योंकि ईरान ने अमेरिका के सामने जो शर्तें रखी हैं उनमें साफ साफ लिखा है कि लेबनान समेत दूसरे मोर्चों पर भी बमबारी रुकनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ऐलान किया कि 2 हफ्तों तक हर मोर्चे पर लड़ाई रोक दी जाएगी। मध्यस्थता करवाने वाला पाकिस्तान भी यह बात कह चुका है। सीज फायर की घोषणा होने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली, लिखा कि अमेरिका, ईरान और उनके सहयोगी फौरन हमले रोकने के लिए राजी हो गए। इस पोस्ट में लेबनान का भी जिक्र किया गया और कहा गया कि वहां भी अगले 2 हफ्तों तक हमले नहीं किए जाएंगे, लेकिन नेतन्याहू का कहना है कि यह युद्ध विराम लेबनान पर लागू नहीं होगा। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल का मिलिट्री ऑपरेशन चलता रहेगा। नेतन्याहू की इस घोषणा के बाद इस चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि युद्ध विराम की बातचीत में इजराइल को शामिल ही नहीं किया गया।
कहा जाने लगा कि अमेरिका ने इजरायल को बताए बिना ही 2 हफ्ते के सीज फायर पर मोहर लगा दी। हालांकि अमेरिका के मीडिया ने रिपोर्ट दी कि सीज फायर से पहले ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की थी, लेकिन उस मुद्दे को लेकर इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने ही घर में घिरते नजर आए। इजरायल के पूर्व प्रधानमंत्री यायर लपीद ने नेतन्याहू पर तीखा हमला बोल दिया। उन्होंने उनको घमंडी बता दिया, लापरवाह बता दिया। यायर लपीद इजरायल में विपक्ष के नेता भी है। उन्होंने दावा किया कि 2 हफ्तों के सीज फायर की जब बात चल रही थी तब इजरायल को बातचीत की टेबल पर बुलाया तक नहीं गया। उनका कहना है कि इजरायल की सुरक्षा से जुड़ा फैसला उससे पूछे बिना ही ले लिया गया और ऐसा इजरायल के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। इससे पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके सीज फायर की जानकारी पूरी दुनिया को दी थी, लेकिन उस पोस्ट में इजरायल का नाम एक बार भी नहीं लिखा। इजरायल के नाम का कोई जिक्र ही नहीं था, जबकि ईरान के खिलाफ युद्ध में इजरायल कंधे से कंधा मिलाकर अमेरिका के साथ लड़ता रहा। इसीलिए इस तरह की अटकलें लगाई गईं कि अमेरिका ने युद्ध विराम के फैसले में इजरायल को शामिल ही नहीं किया। और यही वजह रही कि इजरायल में विपक्ष के नेता यायर लपीद नेतन्याहू और उनकी सरकार पर बुरी तरह भड़क गए। नेतन्याहू सरकार ने सेना को जो भी कहा वो उसने किया। ईरान पर हमले किए, लेबनान में हमले किए, हिजबुल्लाह पर हमले किए। युद्ध के दौरान इजरायल के लोगों ने भी बहादुरी दिखाई, लेकिन विपक्ष के नेता का कहना है कि नेतन्याहू इस जंग में रणनीतिक तौर पर फेल हो गए, पूरी तरह फेल हो गए। यायर लपीद के मुताबिक नेतन्याहू ने युद्ध शुरू करने से पहले जो लक्ष्य रखे थे वो पूरे ही नहीं किए जा सके। उससे पहले ही युद्ध विराम का ऐलान हो गया, क्योंकि न तो ईरान की खतरनाक मिसाइलों को पूरी तरह खत्म किया जा सका, न ही उसके परमाणु ठिकानों का सफाया किया जा सका। जबकि ईरान में जंग छेड़ने से पहले इजरायल और अमेरिका ने उसके परमाणु कार्यक्रम को दुनिया के लिए खतरा बताया था और वो इस खतरे को खत्म करने के इरादे से जंग में उतरे थे, यह ऐलान किया था। लेकिन इजरायल में विपक्ष के नेता का दावा है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू की कमजोर रणनीति और लापरवाही की वजह से ईरान में तय किए गए लक्ष्य पूरे नहीं हो सके, जबकि युद्ध में इजरायल को जो नुकसान पहुंचा उसकी मरम्मत में कई साल लग सकते हैं। इसके लिए नेतन्याहू के अहंकार को उन्होंने जिम्मेदार बताया और सबसे ज्यादा वो इस बात को लेकर नाराज दिखे कि युद्ध विराम की बातचीत में इजरायल को बुलाया तक नहीं गया। यह उनका आरोप था। अमेरिका के मीडिया ने इस तरह के दावे को लेकिन खारिज किया। अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने खबर दी कि सीज फायर तक पहुंचने से पहले ट्रंप ने कई लोगों से लंबी बातचीत की। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ से की, आसिम मुनीर से की और नेतन्याहू से भी की। हालांकि ट्रंप ने जब सीज फायर की घोषणा की, इसके 4 घंटे बाद नेतन्याहू का पहला बयान सामने आया। वो बयान भी उन्होंने खुद नहीं दिया, उनके ऑफिस की तरफ से जारी किया गया लिखित संदेश। उस संदेश में नेतन्याहू ने बताया कि लेबनान में इजरायल के हमले नहीं रुकेंगे। हुआ भी यही। इजरायल की सेना ने लेबनान की राजधानी बेरूत समेत कई जगहों पर बमबारी कर दी, हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने का दावा कर दिया। इन हमलों से भड़के हिजबुल्लाह ने भी चेतावनी दे दी। उसने कहा कि अगर इजरायल की सेना ने हमले नहीं रोके तो उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हिजबुल्लाह ईरान का समर्थन करता है, ईरान हिजबुल्लाह का समर्थन करता है। हिजबुल्लाह के लड़ाके उसी दिन से इजरायल पर टूट पड़े थे जिस दिन ईरान पर हमला हुआ था। पिछली सुप्रीम लीडर समेत कई बड़े नेताओं को मौत के घाट जिस दिन उतार दिया गया था। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायल के उत्तरी हिस्से को निशाने पर रखा था, वहां हमले किए। बाद में इजरायल ने पहले तो हवाई हमले किए, फिर उसके सैनिक लेबनान में घुस गए थे। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को ढूंढ कर उन्हें ठिकाने लगाने के काम में जुटे रहे। 40 दिन की इस लड़ाई ने लेबनान में तबाही तक मचा दी, कई इलाके खंडर बना दिए। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक लेबनान में हुए हमलों के दौरान 1500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, करीब 10 लाख लोग बेघर हो चुके हैं। युद्ध की वजह से वो अपने इलाकों को छोड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं। इस सब के बीच अमेरिका और ईरान ने सीज फायर का ऐलान किया तो लेबनान के लोगों को भी हमले रुकने की उम्मीद नजर आई थी। उन्हें लगा कि उनके देश में भी बमबारी थम जाएगी, लेकिन इजरायल की सेना ने लेबनान में जारी हमलों में कोई ढील नहीं दी। उल्टा सीज फायर के बाद उसने हमलों की रफ्तार और बढ़ा दी। तो रॉयटर्स की रिपोर्ट यह है कि इजरायल ने लेबनान में लंबी लड़ाई लड़ने की योजना बना रखी है। वो वहां से हिजबुल्लाह का पूरी तरह सफाया करना चाहता है, क्योंकि ईरान के समर्थन वाले हिजबुल्लाह के लड़ाके लेबनान में बैठे। लेबनान का जो दक्षिणी हिस्सा है वो उनका गढ़ माना जाता है। लेबनान की दक्षिणी सीमा इजरायल की उत्तरी सरहद से लगती है, इसलिए इजरायल हिजबुल्लाह को अपने लिए खतरे के तौर पर लगातार देखता है, क्योंकि इस चरमपंथी गुट के लड़ाके
ईरान के एक इशारे पर जान देने के लिए भी तैयार रहते हैं। कहा जाता है ईरान ही उन्हें हथियार देता है, आर्थिक मदद देता है, अपने कट्टर दुश्मन इजराइल के खिलाफ उनका इस्तेमाल करता है। गाजा में युद्ध के दौरान भी हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले किए थे। इसीलिए नेतन्याहू ने इस बार हिजबुल्लाह को जड़ से उखाड़ने की तैयारी कर ली थी, लेकिन इजराइल ने लेबनान में हमले तेज किए तो यूरोप के कई देश उसके विरोध में उतर आए। फ्रांस ने, स्पेन ने, जर्मनी ने खुलकर इसका विरोध किया। उन्होंने अपील की कि लेबनान में भी फौरन युद्ध विराम लागू किया जाना चाहिए। उधर बड़ी खबर है, लेबनान में इजराइल के हमलों से जुड़ी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि लेबनान सीजफायर समझौते का हिस्सा नहीं था। अब उन्होंने भी दावा कर दिया और उन्होंने यह भी दावा किया कि इस बात की जानकारी ईरान को भी है। अब थोड़ी देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अब यह दावा कर दिया कि सीजफायर के लिए जो समझौता किया गया था उसमें लेबनान शामिल नहीं था। पहले इजराइल ने भी यही कहा था। दूसरी तरफ ईरान ने भी लेबनान में हुए हमलों पर गुस्सा जताया है। ईरान के टीवी चैनल प्रेस टीवी ने खबर दी कि हिजबुल्लाह पर हुए हमलों का बदला लिया जाएगा, यानी इजराइल पर हमले किए जाएंगे। प्रेस टीवी ने यह खबर वहां की सरकार के सूत्रों के हवाले से दी है। यानी सीज फायर भले ही ईरान में हो गया हो, लेकिन हिजबुल्लाह पर हो रहे हमलों की वजह से जंग फिर से भड़कने की आशंका है। उधर इंडोनेशिया के रहने वाले संयुक्त राष्ट्र के 3 शांति सैनिकों की जान लेबनान में हुए हमलों में चली गई। दक्षिण लेबनान में हुए अलग अलग धमाकों में संयुक्त राष्ट्र के 3 शांति सैनिकों की मौत हो गई। तीनों सैनिक इंडोनेशिया के रहने वाले थे। यूएन के महासचिव ने इस घटना की निंदा की। अमेरिका और ईरान में हुए युद्ध विराम के बीच हिजबुल्लाह ने पहला बयान जारी किया। उसने धमकी दी कि वो दुश्मन को घुटनों पर ला देगा। अपने बयान के साथ हिजबुल्लाह ने एक फटे हुए अमेरिका और इजराइल के झंडे की एक तस्वीर भी साझा की। सीजफायर की घोषणा के बाद ईरान ने इसे अपनी जीत बताया। भारत में ईरान के दूतावास ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से एक तस्वीर जारी की, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ईरान के झंडे के सामने झुके हुए दिखाए गए। पोस्ट के साथ बाउ डाउन टू द इरानियन सिविलाइजेशन लिखा गया। तो इजराइल ने हिजबुल्लाह पर तो हमले जारी रखे और उसकी वजह से सीज फायर पर ही सवाल खड़े हो गए, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच 40 दिन से छिड़ी जंग 2 हफ्तों के लिए थम गई। ईरान में तो थम गई। दोनों देश 14 दिन के सीज फायर के लिए राजी हो गए। युद्ध विराम का फैसला उस वक्त हुआ जब पूरी दुनिया सांसें रोककर ट्रंप के अगले कदम का इंतजार कर रही थी, क्योंकि सीजफायर की घोषणा से कुछ ही घंटे पहले उन्होंने ईरान की पूरी सभ्यता को खत्म करने की खुली धमकी दे दी थी कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो अमेरिकी सेना ईरान में महाविनाश ला देगी। ऐसा हमला होगा कि उसकी पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। लेकिन ईरान को दी गई डेडलाइन के खत्म होने से ठीक 88 मिनट पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाल दी और पूरी दुनिया को बताया कि ईरान के साथ युद्ध विराम के लिए वो राजी। और थोड़ी देर बाद ईरान की तरफ से भी युद्ध विराम पर मोहर लग गई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने सीज फायर की जानकारी अपनी तरफ से पूरी दुनिया को दी। तो युद्ध विराम के तहत तय हुआ कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले पूरी तरह रोक देंगे और ईरान भी हमले बंद कर देगा। हॉर्मुज गलियारे से जहाजों का आना जाना भी शुरू हो जाएगा। बीते 40 दिन से लगभग पूरी तरह बंद पड़ा था हॉर्मुज गलियारा। ईरान ने इस युद्ध विराम को अपनी जीत बताया, लेकिन ट्रंप ने भी दावा कर दिया कि यह अमेरिकी सेना की जीत है। हालांकि सीज फायर का ऐलान होते ही पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली, क्योंकि ट्रंप की धमकी के बाद तो ऐसा लगने लगा था कि 40 दिन से चल रही जंग और ज्यादा भड़क सकती है, और विकराल हो सकती है, भीषण हो सकती है, क्योंकि हर बदलते मिनट के साथ तनाव बढ़ता ही जा रहा था। फौजें तैयार थी, मिसाइलें तैयार थी, हथियार तैयार थे। इंतजार था तो ट्रंप के एक इशारे का। तो आशंका जताई जा रही थी कि डेडलाइन के खत्म होते ही ईरान पर बारूद की बारिश शुरू हो जाएगी। ईरान भी पलटवार के लिए तैयार था। उसने भी अपनी मिसाइलें तैयार कर ली थी, अपने ड्रोन तैयार कर लिए, अपने सैनिकों को खुला आदेश दे दिया था। ईरान की तरफ से भी साफ कह दिया गया था कि बारूद का जवाब बारूद से मिलेगा, हमला हुआ तो वो भी नहीं छोड़ेगा। अपने नागरिकों से अपील तक कर दी थी ईरान ने कि वो ह्यूमन चेन बनाकर पावर प्लांटों की सुरक्षा करें। डेडलाइन खत्म होने से कुछ घंटे पहले ईरान में तो कई जगह हमले भी हो गए थे। पुलों पर हमला हो गया, रेलवे ट्रैक पर हमला हो गया, खार्क द्वीप पर भी हमला हो गया था। इन हमलों के बीच ट्रंप ने ईरान की सभ्यता खत्म करने की धमकी वाली पोस्ट डालकर माहौल को और गर्मा दिया था। लेकिन डेडलाइन खत्म होने से ठीक 88 मिनट पहले ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान कर दिया, युद्ध विराम का ऐलान कर दिया।
ट्रंप ने भारतीय समय के मुताबिक सुबह 4:02 पर सीज फायर का ऐलान किया, जबकि उनकी डेडलाइन भारतीय समय के मुताबिक सुबह 5:30 बजे खत्म हो रही थी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट डाली उसमें उन्होंने बताया कि युद्ध विराम के प्रस्ताव को अमेरिका ने स्वीकार कर लिया है, मान लिया है। 2 हफ्ते तक लड़ाई रोकने, हॉर्मूज गलियारे को तुरंत खोल देने की बातें लिख दी। उन्होंने बताया अमेरिका इन 2 हफ्तों के समय का इस्तेमाल ईरान के साथ अंतिम समझौता करने के लिए करेगा, यानी इन 14 दिनों में दोनों देशों के बीच समझौते के लिए बातचीत होगी। ट्रंप ने बताया कि ईरान ने अमेरिका को 10 पॉइंट का प्लान भेजा है जिस पर आगे बातचीत की जा सकती है। और अमेरिका के मीडिया ने बताया कि इस बातचीत के लिए समय और जगह भी तय कर ली गई। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शुक्रवार से यानी 10 अप्रैल से दोनों देश बातचीत के लिए बैठेंगे। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर के लिए एक मध्यस्थ की भूमिका निभाई। ट्रंप के सीज फायर के ऐलान के 40 मिनट बाद ईरान की तरफ से भी युद्ध विराम की घोषणा की गई। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने एक चिट्ठी जारी की और दावा किया कि अमेरिका ने उसके 10 पॉइंट वाले प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। तो ईरान ने दावा किया यह युद्ध विराम उसकी शर्तों पर हुआ है, अमेरिका की तरफ से भेजे गए किसी प्रस्ताव पर नहीं हुआ है। इसी वजह से ईरान ने इस युद्ध विराम को अपनी बड़ी जीत बताया। ईरान के मुताबिक उसने पाकिस्तान के जरिए ट्रंप के सामने शर्तें रख दी थीं कि जब तक उसके 10 बिंदुओं वाले 10 पॉइंट वाले प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिलेगी कोई समझौता नहीं होगा। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक अमेरिका ने उसकी तरफ से भेजे गए प्रस्ताव की 10 बातों पर सहमति जताई, यानी ईरान की सारी 10 बातें मानी जाएंगी, इस बात के संकेत दिए। इन शर्तों में सबसे पहली शर्त है अमेरिका ईरान के खिलाफ अपनी आक्रामक कार्रवाई दोबारा न करने की गारंटी देगा, मतलब दोबारा हमला नहीं करेगा इसकी गारंटी देगा। ये दूसरी ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर ईरान का ही नियंत्रण जारी रहेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की स्थिति बिल्कुल भी बदली नहीं जाएगी। अमेरिका ने उसके यूरेनियम संवर्धन को भी स्वीकार कर लिया, यानी ये ईरान का कहना है, यानी ईरान में परमाणु कार्यक्रम में इस्तेमाल होने वाले ईंधन यूरेनियम के एनरिचमेंट यानी उसे साफ करने का काम जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। ये ईरान की शर्तें हैं और ईरान ने बताया कि अमेरिका ने इन शर्तों को मानने का भरोसा दिया है। इसके अलावा ईरान पर लगाए गए सभी प्रतिबंध भी अमेरिका हटा लेगा। वो सारे प्रतिबंध इसमें शामिल हैं जो 2019 से उस पर लगे हुए थे, जिनकी वजह से उसकी अर्थव्यवस्था को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। दूसरे देशों ने भी जो प्रतिबंध ईरान पर लगाए हैं वो भी हटाए जाएंगे, ये शर्त भी ईरान ने रखी और दावा किया अमेरिका ने इसके लिए भी हामी भर दी है। इन सारी शर्तों पर अमेरिका की तरफ से तो कुछ भी साफ नहीं किया गया। यह बिल्कुल नहीं कहा गया कि उसने ये सारी 10 शर्तें मान ली हैं, लेकिन ईरान के टीवी चैनलों ने, ईरान के विदेश मंत्री ने, ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल ने अपने देश के लोगों को यह भरोसा दिया कि इन सारी शर्तों को अमेरिका मान गया है। इन शर्तों में यह भी शामिल है कि ईरान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी प्रस्ताव भी खत्म किए जाएंगे। वो प्रस्ताव जो ईरान को मिसाइलें बनाने, परमाणु कार्यक्रम चलाने से रोक रहे थे। ईरान ने IAEA की तरफ से उसके खिलाफ लिए गए सभी फैसले रद्द करने की शर्त भी रखी। IAEA यानी दुनिया भर में जो परमाणु कार्यक्रम की निगरानी करने वाली UN की एजेंसी है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कई तरह के सख्त फैसले लिए थे उसने। इस जंग में हुए नुकसान का मुआवजा भी अमेरिका देने के लिए तैयार है, यह बताया है ईरान ने। उसने मुआवजे की भी शर्त रखी कि 40 दिन की जंग में ईरान में जो भारी तबाही मची, इमारतें गिरी, पुल गिरे, उन सबका हर्जाना अमेरिका देगा ईरान को। अमेरिका अपने सैनिक ईरान की सीमा के आसपास से हटा लेगा। ईरान के पास समुद्र में तैनात उसके सारी जंगी जहाज भी हटा लिए जाएंगे। मतलब ईरान चाहता है कि कोई गुंजाइश बाकी न रहे कि अमेरिका दोबारा उस पर हमला कर सके। ईरान की शर्त यह भी है कि लेबनान में हिजबुल्ला और यमन में हूथी लड़ाकों पर हमले बंद किए जाएं, यानी जैसे सीज फायर ईरान में हो वैसे ही लेबनान और यमन में भी लागू हो। ईरान के मुताबिक अमेरिका ने उसके प्रस्ताव की इन सभी शर्तों को मान लिया। हालांकि ट्रंप ने अपनी पोस्ट में ईरान के 10 पॉइंट वाले प्रस्ताव का जिक्र तो किया, लेकिन यह साफ नहीं बताया कि उन्होंने सारी शर्तें मान ली, जबकि ईरान इसको अपनी बड़ी जीत बताता रहा। ईरान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, वहां के सेना प्रमुख आसिम मुनीर को धन्यवाद दिया। ट्रंप ने भी पाकिस्तान के PM और सेना प्रमुख का जिक्र अपनी पोस्ट में किया था।
पोस्ट में ट्रंप ने जानकारी दी कि हमले को टालने का फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के अनुरोध पर किया गया। लेकिन अमेरिका के अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इस युद्ध विराम में केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि तुर्की, मिस्र और चीन ने भी अहम भूमिका निभाई और चीन ने तो आखिरी घंटे में पूरी कहानी ही पलट दी। यह रिपोर्ट है न्यूयॉर्क टाइम्स की कि मिस्र, पाकिस्तान, तुर्की खुले तौर पर मध्यस्थता कर रहे थे, लेकिन असली खेल तब हुआ जब चीन की एंट्री हुई। ईरान के 3 अधिकारियों के हवाले से जानकारी दी गई कि ईरान ने अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के जरिए भेजे गए युद्ध विराम के प्रस्ताव को आखिरी समय पर चीन के कहने पर स्वीकार किया। चीन ईरान का करीबी है, यह तो दुनिया जानती। तो रिपोर्ट में बताया गया कि चीन ने ईरान से कहा कि लचीलापन दिखाओ, तनाव कम करो। संदेश सीधे वहां के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई तक पहुंचा। उन्होंने इसके बाद सीज फायर को मंजूरी दे दी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी चीन को धन्यवाद दिया। उन्होंने बताया कि चीन ने पर्दे के पीछे से अहम भूमिका निभाते हुए ईरान को बातचीत के लिए राजी किया। यहां तक कि ट्रंप ने यह भी कह दिया कि बिना चीन की पहल के यह सीज फायर संभव ही नहीं था। तो रिपोर्ट में जानकारी दी गई कि चीन ने पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की जैसे देशों के जरिए अपनी बात ईरान तक पहुंचाई। संदेश दिया कि लंबी जंग पूरे पश्चिम एशिया के लिए नुकसानदायक साबित होगी। ईरान को चीन की बात समझ आई, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया, और वो युद्ध विराम पर राजी हो गया। चीन इस जंग में खुलकर भले ही ईरान के साथ न रहा हो, लेकिन उसने पर्दे के पीछे से ईरान की मदद की। सीज फायर से ठीक पहले चीन का रुख और ज्यादा साफ हो गया था। उसने संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में बहरीन के एक प्रस्ताव को रूस के साथ मिलकर वीटो कर दिया था। यह प्रस्ताव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज गलियारे से जहाजों की आवाजाही से जुड़ा था। रूस और चीन के वीटो से वो प्रस्ताव पास नहीं हो सका, गिर गया। और इधर सीज फायर पर लिखी एक पोस्ट को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की फजीहत होगी। जो पोस्ट आई उस पर ड्राफ्ट डैश पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स लिखा रह गया था। वो उसमें लिखा रह गया। इस वजह से सोशल मीडिया पर पाकिस्तान का मजाक उड़ाया गया। हुआ यह कि युद्ध विराम से पहले शहबाज शरीफ के आधिकारिक अकाउंट से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट डाली गई। ट्रंप के सीज फायर वाले बयान से कुछ घंटे पहले पोस्ट डाली गई। शहबाज शरीफ की उस पोस्ट में ट्रंप से ईरान को दी गई डेडलाइन बढ़ाने, बातचीत के लिए समय देने, इसकी अपील की गई। लेकिन कुछ ही देर में उनकी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और उसके सबसे ऊपर ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स लिखा रह गया। और जब गलती का पता चला तो 1 मिनट के अंदर ही उस पोस्ट को सही भी कर दिया गया। लेकिन तब तक तो पूरी कहानी बदल चुकी थी। पाकिस्तान पर सवाल उठने शुरू हो गए। सोशल मीडिया पर सवाल पूछा गया कि क्या पाकिस्तान की विदेश नीति कोई और तय कर रहा है? क्या कोई क्योंकि ड्राफ्ट लिखा हुआ उसमें, क्या किसी और ने लिखकर यह मैसेज दिया है जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के अकाउंट से डाला गया? क्या शहबाज शरीफ किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं? पाकिस्तान की सरकार की तरफ से इस पर कुछ नहीं कहा गया, लेकिन सीज फायर से जुड़ी उस पोस्ट की वजह से पाकिस्तान को एक बार फिर शर्मिंदा होना पड़ गया। यह सब कुछ अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर से पहले हुआ। मतलब उस वक्त तक सीज फायर का ऐलान नहीं हुआ था। तब तक यह माना जा रहा था कि डेडलाइन खत्म होते ही अमेरिका ईरान पर अपना सबसे बड़ा हमला शुरू कर देगा। ट्रंप ने ईरान की पूरी सभ्यता खत्म करने की धमकी दे दी थी। पूरी दुनिया में खलबली मची हुई थी। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तब यह पोस्ट डाली। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से अपील की कि जो डेडलाइन दी गई उसे बढ़ा दिया जाए ताकि बातचीत के लिए समय मिल सके, युद्ध रोकने के लिए कोई रास्ता निकाला जा सके। उसी पोस्ट में उन्होंने ईरान से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की भी मांग की थी। लेकिन गलती हो गई कि शहबाज शरीफ के आधिकारिक अकाउंट से जो पोस्ट की गई उसकी शुरुआती लाइन में ड्राफ्ट शब्द लिखा रह गया। ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स। तो ऐसा लगा कि वो मैसेज किसी ने भेजा उनको कि भैया ये एक्स पे डाल दो। ये सामने तब आया जब उस पोस्ट की एडिट हिस्ट्री खंगाली गई। तो पोस्ट की एडिट हिस्ट्री भी पता चल जाती है कि उस पोस्ट में जो बदलाव हुए उसका पता चल जाता है। उसी दौरान शहबाज शरीफ की वो पोस्ट सामने आ गई जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था। मतलब असली वाली पोस्ट सामने आ गई। उस पोस्ट में ऊपर की तरफ ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स लिखा हुआ रह गया। और हिंदी में अगर
हिंदी में इसका मतलब हुआ एक्स पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का संदेश। जैसे ही ये पोस्ट सामने आई, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया। पोस्ट को देखकर सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें शुरू हो गई। वो कहा गया कि वो मैसेज कहीं और से आया है, उसे कॉपी पेस्ट कर दिया गया, और कॉपी पेस्ट में जो ऊपर की हेडिंग लिखी थी ड्राफ्ट, वो भी कॉपी पेस्ट हो गया। शहबाज शरीफ की टीम ने बिना देखे उस मैसेज को उनके आधिकारिक अकाउंट पर कॉपी करके पेस्ट कर दिया। बदलाव किया ही नहीं उसमें, वो ऊपर वाली हेडिंग लाइन हटाई नहीं, ये देखा ही नहीं कि उसमें लिखा क्या है, उससे क्या हटाना है, कॉपी पेस्ट कर दिया। हालांकि 1 मिनट के अंदर ही उस पोस्ट को बदल दिया गया था, उस पोस्ट से वो लाइन हटा दी गई थी जो हेडिंग लिखी थी ऊपर, लेकिन तब तक तो बखेड़ा खड़ा हो चुका था। इसके बाद तो सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ आ गई। क्या पाकिस्तान के बयान कहीं और से लिखवाए जा रहे हैं? क्या पाकिस्तान की विदेश नीति कहीं और से तय हो रही है? क्या यह मैसेज कहीं और से तैयार हो आया था? क्या पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं? तो कई सवाल इस तरह के लोगों ने सोशल मीडिया पर पूछे। सोशल मीडिया पर लोगों ने सवाल उठाए कि शहबाज शरीफ की टीम ड्राफ्ट मैसेज में अपने देश का नाम क्यों लिखेगी? उनकी अपनी टीम क्यों लिखेगी कि पाकिस्तान के पीएम का यह मैसेज है? वो तो अगर लिखेगी भी तो पीएम लिखेगी। किसी भी देश की टीम अगर लिखेगी तो अपने देश का नाम क्यों लिखेगी? यानी ये किसी और देश ने उनको लिखकर भेजा है कि ट्रंप की टीम की तरफ से यह मैसेज भेजा गया है। शहबाज शरीफ की टीम ने उसे सिर्फ कॉपी पेस्ट कर दिया। ट्रंप की टीम ने लिखकर भेजा कि यह पाकिस्तान के पीएम को यह डालना है, तो पाकिस्तान के पीएम ने वो डाल दिया। अगर उनकी टीम ने लिखा होता तो वो पाकिस्तान के पीएम क्यों लिखती? तो इस पूरे मामले पर पाकिस्तान की तरफ से कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दी गई, कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया। लेकिन इस पोस्ट की वजह से शहबाज शरीफ की पूरी दुनिया के सामने फजीहत होगी। इधर शांति समझौते को लेकर पाकिस्तान के इस्लामाबाद में ईरान की तरफ से वहां की संसद के स्पीकर शामिल हो सकते हैं। सीज फायर होने के बाद इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत होगी। ईरान के मीडिया के मुताबिक इस बैठक में ईरान की संसद के स्पीकर मोहम्मद बागर गालिबाफ ईरान का नेतृत्व करेंगे। इस्लामाबाद में उनकी मुलाकात अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस से होगी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए 2 हफ्ते के युद्ध विराम का स्वागत किया। उन्होंने सीज फायर कराने में अहम भूमिका निभाने वाले पाकिस्तान के साथ दूसरे देशों के प्रयासों की भी सराहना की। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने सीज फायर के फैसले का स्वागत किया। उन्होंने अमेरिका, इजरायल और ईरान से अपील की कि वो क्षेत्र में स्थायी शांति बनाने के लिए सभी शर्तों का पालन करें। उधर अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर का ऐलान होते ही ईरान में जीत का जश्न शुरू हो गया। तेहरान में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए, क्योंकि ईरान ने दावा किया उसने अमेरिका और इजरायल को सीज फायर के लिए मजबूर कर दिया। सीज फायर के दौरान ईरान की तरफ से जो शर्तें रखी गई थी उसे अमेरिका ने मान लिया। इसीलिए ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने इसे जंग में ईरान की जीत बताया। हालांकि ईरान के दावे पर अमेरिका की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया, न ट्रंप ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट डाली। लेकिन ईरान का कहना है कि 40 दिन से चल रही जंग में उसने सुपर पावर अमेरिका को घुटनों पर ला दिया। जैसे ही युद्ध विराम का ऐलान हुआ, ईरान के लोगों ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। हाथों में ईरान का झंडा लहराते हुए लोग तेहरान के चौक चौराहों पर जमा हो गए। कुछ लोग जंग में मारे गए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई और मौजूदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की तस्वीर लिए दिखे। उन लोगों ने अमेरिका और इजरायल के खिलाफ नारे भी लगाए और सड़कों पर ही अमेरिका और इजरायल के झंडे जलाने शुरू कर दिए। बड़ी संख्या में लोग वहां मौजूद रहे, ईरान का झंडा लहराते रहे। महिलाएं थी, बच्चे भी थे। ईरान की जीत का जश्न मनाने के लिए सड़क पर उतर आए। कुछ घंटे पहले तक तेहरान की सड़कों पर सन्नाटा था। ट्रंप ने डेडलाइन खत्म होने के बाद ईरान पर बहुत बड़े हमले की धमकी दी हुई थी, ईरान की सभ्यता मिटाने की धमकी दी हुई थी। हमला तय माना जा रहा था, लेकिन डेडलाइन खत्म होने से ठीक पहले ट्रंप ने सीज फायर का ऐलान किया तो ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक ईरान की तरफ से जो शर्तें रखी गई थीं, उन सभी शर्तों को अमेरिका ने मान लिया। इसी वजह से ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका को जंग में हरा दिया, उसे सीज फायर करने के लिए मजबूर कर दिया। ईरान की तरफ से अमेरिका के सामने 10 शर्तें रखी गई थी। सबसे बड़ी शर्त यह थी, युद्ध में अमेरिका और इजरायल के हमलों से ईरान को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए अमेरिका उसे हर्जाना दे, परमाणु और आर्थिक प्रतिबंधों को हटाया जाए, दुनिया के तेल बाजार में ईरान फिर लौट सके। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी शर्त रखी कि ईरान चाहता है हॉर्मुज गलियारे पर उसका कंट्रोल हो, क्योंकि ईरान का कहना है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपनी समुद्री सीमा का हिस्सा मानता है।
इसलिए हॉर्मूज गलियारे पर सिर्फ और सिर्फ उसका हक होना चाहिए। वो जहाजों को रास्ता देने के लिए तैयार है, लेकिन शर्तों के साथ कि हॉर्मूज गलियारे से गुजरने वाले जहाजों को ईरान के IRGC सेना के साथ अपनी जानकारी साझा करनी होगी। जहाज कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक इन शर्तों के अलावा भी ईरान ने अमेरिका के सामने अपनी कई शर्तें रखी और सभी शर्तों को अमेरिका ने मान लिया। जब सारी शर्तें मान ली गईं, तभी वो सीज फायर के लिए तैयार हुआ। ईरान के इस दावे पर अमेरिका ने कोई बयान नहीं दिया। ट्रंप ने भारतीय समय के मुताबिक सुबह करीब 4 बजे सीज फायर की घोषणा की और ऐलान होते ही ईरान में लोगों ने जीत का जश्न मनाना शुरू कर दिया। तेहरान की सड़कों पर बड़ी संख्या में लोग उतर आए। इतनी भीड़ की पैर रखने की जगह नहीं दिखी। हाथों में ईरान के झंडे, हमले में मारे गए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की तस्वीर लिए हुए लोग, कुछ के हाथों में उनके बेटे और ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई की तस्वीर दिखाई दी। जीत का जश्न मनाने के दौरान लोगों ने अमेरिका और इजरायल के झंडों में आग लगा दी। कुछ लोग सड़क पर बनी डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर पर खड़े नजर आए। एक चौराहे पर मंच बना हुआ था, उस पर एक आदमी खड़ा होकर जोर जोर से नारे लगा रहा था। उसके पीछे पीछे वहां खड़े लोग भी नारे लगाते दिखे। जीत का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी सड़कों पर उतरी। इसी तरह तेहरान के दूसरे इलाकों में भी लोगों ने जीत की खुशी मनाई। लेकिन ईरान में मनाए जा रहे जीत के जश्न के बीच ही हमलों की खबर भी आ गई, जो जंग रोकने का समझौता होने के बाद हुए। यानी सीज फायर का ऐलान होने के बाद भी वहां हमले पूरी तरह बंद नहीं हुए। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि सीज फायर के कुछ घंटे बाद ही ईरान की एक तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ। फारस की खाड़ी में मौजूद ईरान के लावान द्वीप पर हमला हुआ। तेल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई, जोरदार धमाके हुए। ईरान ने आरोप लगाया 2 हफ्तों के सीज फायर के ऐलान के बावजूद अमेरिका और इजरायल ने उसकी तेल रिफाइनरी को निशाना बनाया। और सिर्फ ईरान ही नहीं, बल्कि कई खाड़ी देशों पर भी हमले हुए। खाड़ी देशों ने ईरान पर इन हमलों का आरोप लगाया। कतर का टीवी चैनल अल जजीरा, उसने खबर दी, UAE ने आरोप लगाया कि ईरान ने उस पर मिसाइलें दागी, हमले के लिए ड्रोन भेज दिए। UAE ने आरोप लगाया अमेरिका और ईरान के बीच समझौते के बाद ये हमले किए गए। दूसरी तरफ ईरान की तरफ से भी उसकी तेल रिफाइनरी पर हमले की पुष्टि की गई और हमले के बाद तेल रिफाइनरी के पास जोरदार धमाके हुए। देखते देखते पूरा इलाका आग की लपटों से घिर गया, काफी दूर तक धुआं फैल गया। हमला होते ही बचाव अभियान भी तेज कर दिया गया। जिस तेल रिफाइनरी पर हमला हुआ वो लावान द्वीप पर है। फारस की खाड़ी में लावान द्वीप मौजूद है, ईरान के दक्षिण में, तेहरान से 1100 किलोमीटर दूर। लावान की तेल रिफाइनरी से तेल सीधे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक्सपोर्ट होता है। ईरान के प्रमुख तेल निर्यात टर्मिनल में ये एक है और ईरान ने आरोप लगाया हमले में उसकी इस तेल रिफाइनरी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। तेल रिफाइनरी वाले इलाके में भीषण आग लगने से लोग घबरा गए। धुएं को देखकर ऐसा लगा मानो वहां घना बादल छा गया हो। हालांकि दमकल की टीम पहुंच गई, अधिकारियों ने आग पर काबू पा लिया। ईरान की सरकारी तेल कंपनी ने दावा किया हमले में रिफाइनरी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि समय रहते ही लोगों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। ईरान पर हमले के बाद खाड़ी के दूसरे देशों ने भी हमले होने का दावा कर दिया। तुर्की की न्यूज एजेंसी अनादोलू एजेंसी की एक रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान की तरफ से भी हमले किए गए। UAE ने आरोप लगाया ईरान की तरफ से कई मिसाइलें दागी गईं, कई ड्रोन हमले किए गए। हालांकि UAE ने दावा किया उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने कुछ मिसाइलों को ढेर कर दिया, ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया। कुवैत ने भी ईरान पर ड्रोन हमले का आरोप लगाया। कुवैत का कहना है 2 हफ्ते के सीज फायर के ऐलान के बावजूद मिसाइलें दागी गई, सीज फायर का उल्लंघन किया गया। कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया ईरान के ड्रोन हमलों में वहां भारी नुकसान हुआ। मिसाइलों ने 3 पावर प्लांट और डिसैलिनेशन प्लांट को निशाना बनाया, ड्रोन हमले किए। हालांकि कुवैत के रक्षा मंत्रालय ने यह भी दावा किया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के कई ड्रोन मार गिराए। उधर कतर के टीवी चैनल अल जजीरा ने रिपोर्ट किया कि बहरीन में भी हमले हुए। बहरीन ने ईरान पर हमलों का आरोप लगाया।
कि हमलों में 2 लोग घायल हो गए। इधर युद्ध विराम का असर दुनिया भर के शेयर बाजारों पर भी दिखाई दिया। सीज फायर से दुनिया भर के शेयर बाजारों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। एशिया के बाजारों में करीब 6% की तेजी देखी गई। इसी तरह यूरोप के बाजार करीब 5% तक चढ़ गए। अमेरिका के बाजारों ने भी करीब 3% की तेजी के साथ शुरुआत की। अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम की खबर से भारतीय शेयर बाजार में बम्पर तेजी देखने को मिली। क्रूड ऑयल के दाम में गिरावट और ग्लोबल बाजारों से मिले मजबूत संकेतों से बाजार में चौतरफा खरीदारी रही। निवेशकों ने एक ही दिन में करीब 16 लाख करोड़ रुपए की कमाई कर ली। सेंसेक्स 2946 अंकों की तेजी के साथ 77,562 पर बंद हुआ तो निफ्टी 873 अंक उछलकर 23,997 पर पहुंच गया। सीज फायर के ऐलान के बाद सोने और चांदी की कीमतों में उछाल देखा गया। एमसीएक्स पर 24 कैरेट सोने की कीमत 4,000 रुपए बढ़कर 1,52,000 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। एक रोज पहले ये 1,48,000 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जबकि 1 किलो चांदी के दाम में 13,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई। इसकी कीमत 2,44,000 रुपए पर पहुंच गई। उधर सीज फायर के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद अमेरिका ने ईरान की मदद करने वाले देशों को टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगाने की धमकी दे दी। उन पर ट्रंप को अमेरिका में भी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। 80 से ज्यादा विपक्षी सांसद उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। सांसदों का कहना है ईरान के साथ जो जंग हुई उसे संभालने में ट्रंप पूरी तरह नाकाम रहे। उधर अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च भी आई, उसमें उसने ट्रंप पर सवाल खड़े कर दिए कि पिछले 40 दिन में ट्रंप ने ईरान के खिलाफ जंग में हजारों करोड़ डॉलर फूंक दिए। ट्रंप ने साफ कह दिया जो भी देश ईरान की मदद करेगा उसे हथियारों की सप्लाई करेगा, अमेरिका उस देश पर तुरंत 50% टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगा देगा। इसमें किसी भी देश को किसी तरह की छूट नहीं मिलेगी। यानी अगर किसी भी देश ने ईरान की मदद करने की कोशिश की तो वो सीधे सीधे अमेरिका के निशाने पर आ जाएगा। अब ट्रंप ने सीज फायर के बाद यह कर दिया, अमेरिका उस पर तुरंत 50% टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगा देगा। उसकी वजह से उन देशों से आने वाला सामान अमेरिका में महंगा हो जाएगा, 50% टैरिफ लग जाएगा। यानी ट्रंप ने भले ही सीज फायर का ऐलान कर दिया, लेकिन ईरान को कमजोर करने की उनकी कोशिश जारी रही। अलग थलग करने में ईरान को वो लगे रहे। कोई भी देश ईरान को अपने हथियार दे उसके खिलाफ खड़े हो गए। ईरान की ताकत बढ़े, इसलिए उन्होंने ईरान की मदद बनने वाले देशों को धमकी दे दी। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी संकेत दे दिए कि वो ईरान के साथ टैरिफ को कम करने और कड़े प्रतिबंधों को हटाने पर बातचीत कर रहे हैं। दोनों देशों में बातचीत हो रही है कि ईरान पर लगे कड़े प्रतिबंधों को कैसे हटाया जाए और टैरिफ में कितनी कटौती की जाए। इधर ईरान से जंग लड़कर डोनाल्ड ट्रंप अपने ही देश में भी फंस गए। अमेरिका के 80 से ज्यादा सांसदों ने ट्रंप के खिलाफ सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया, उनका इस्तीफा मांग लिया। अमेरिका की विपक्षी पार्टी के सांसद हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद हैं, लेकिन उन्होंने इस्तीफा मांग लिया। एकजुट होकर ट्रंप से राष्ट्रपति पद छोड़ने की मांग कर दी। ट्रंप की पार्टी है रिपब्लिकन पार्टी, यानी विपक्ष और डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसदों ने यह इस्तीफा मांग लिया, यानी ट्रंप पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। और इस साल चुनाव भी होने हैं वहां संसद के, तो डेमोक्रेटिक पार्टी जो विपक्षी पार्टी है वो पूरा जोर लगा रही है। उसके सांसद खुलकर ट्रंप के खिलाफ मैदान में उतर आए। उनका कहना है ईरान के साथ जो संकट खड़ा हुआ उसे संभालने में ट्रंप सरकार पूरी तरह फेल रही। इतने बड़े पैमाने पर ट्रंप पर विपक्ष का दबाव पहले नहीं आया था, लेकिन ईरान जंग की वजह से उनके खिलाफ घेरेबंदी शुरू हो गई। विपक्षी सांसदों ने उन्हें पद से हटाने की मांग कर दी। देश की सुरक्षा की बात की, विदेश नीति को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई। ट्रंप का राष्ट्रपति पद पर बने रहना अमेरिका के लिए सही नहीं होगा। उनका कहना है कि ईरान से जंग के दौरान ट्रंप अपनी बात बार बार बदलते रहे, रणनीति बदलते रहे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भड़काऊ पोस्ट लिखते रहे, दुनिया भर में गलत संदेश गया। उन सांसदों ने यह तक कह दिया कि ट्रंप मानसिक दबाव का सामना नहीं कर पा रहे हैं। विपक्षी सांसदों ने उन पर गंभीर आरोप लगाए कि ट्रंप की जिद ने अमेरिका को जबरदस्ती युद्ध की आग में झोंक दिया। और फिर जंग में हुए खर्च पर अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी की रिसर्च सामने आ गई। रिसर्च में बताया गया 40 दिन तक चले युद्ध में अमेरिका ने हजारों करोड़ डॉलर खर्च कर दिए। अपने सबसे घातक हथियारों का इस्तेमाल किया, बड़ी बड़ी मिसाइलें, आधुनिक लड़ाकू विमान, महंगे ड्रोन,
अमेरिका ने हर उस हथियार का इस्तेमाल किया जिससे वो ईरान को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। तो रिसर्च में बताया गया ये जंग अमेरिका के लिए बहुत महंगी साबित हुई, क्योंकि अमेरिका ने इस जंग में हजारों करोड़ डॉलर बहा दिए। 28 फरवरी से लेकर 7 अप्रैल तक अमेरिका ने 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा की बर्बादी कर दी, भारतीय रुपयों में अगर बताएं तो। इस रकम में ऐसा बताया गया कि नेपाल जैसे देश की अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा किया जा सकता है, पाकिस्तान जैसे देश का साल भर का राशन आ सकता है। इस जंग में अमेरिका ने शुरू के 6 दिन में रोजाना 210 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों के करीब 19,000 करोड़ रुपए खर्च किए रोजाना। हालांकि बाद में खर्च थोड़ा कम होता गया। 6 दिन बाद अमेरिका का रोजाना का खर्च करीब 9,000 करोड़ रुपए का हो गया। अमेरिका ने शुरुआत के 6 दिन में 50,000 करोड़ रुपए के हथियार फूंक दिए, बताया गया। टॉमाहॉक जैसी घातक मिसाइलों का इस्तेमाल किया था शुरुआती दिनों में। MQ-9 रीपर ड्रोन जैसे महंगे ड्रोनों का इस्तेमाल किया था। उसकी वजह से जंग के शुरुआती दिनों में ही अमेरिका के लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो गए, लेकिन इसके बाद अमेरिका के हमलों में कमी नहीं आई। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ पूरी ताकत से जंग लड़ी, लेकिन रिसर्च बताती है इतने पैसे अगर जंग के बजाय विकास पर खर्च होते तो अमेरिका में कई बड़े बदलाव तक किए जा सकते थे। 1.5 करोड़ लोगों को एक साल मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दे सकता था अमेरिका, नर्सों की कमी को पूरी कर सकता था, 1 लाख नर्सों को ट्रेनिंग दे सकता था इतने पैसों में, भुखमरी मिटाने के लिए यूएन को कई साल का बजट दे सकता था। अमेरिका की यूनिवर्सिटी की तरफ से की गई इस रिसर्च में यह भी सामने आया कि इस जंग से कई देशों की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा। पाकिस्तान और मिस्र जैसे कई देशों में महंगाई दर 120% तक बढ़ गई, तेल के दाम बढ़ गए, खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ गए, चीजें खरीदना मुश्किल हो गया लोगों के लिए, क्योंकि ईरान ने जंग शुरू होते ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद कर दिया था। तेल और खाने पीने की चीजें इसी रास्ते से वहां आती थी। उधर सीज फायर का ऐलान होते ही कच्चे तेल के दाम $100 प्रति बैरल से नीचे आ गए। ईरान जंग में 2 हफ्ते के सीज फायर की घोषणा के बाद कच्चे तेल के दाम $100 के नीचे आ गए। इसकी कीमत $92 प्रति बैरल पर आ गई। कच्चे तेल के दाम एक रोज पहले $110 प्रति बैरल पर थे। सीज फायर के बाद भारतीय रुपया भी मजबूत स्थिति में दिखा। रुपया एक रोज पहले के स्तर से 36 पैसे की तेजी के साथ खुला। तेजी की वजह डॉलर की कमजोरी और कच्चे तेल के दाम में गिरावट को माना गया। बाद में $1 के मुकाबले रुपया ₹92.30 के स्तर पर आ गया। एक रोज पहले यह ₹93 पर बंद हुआ था। ब्रिटेन ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए सीज फायर का स्वागत किया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टामर ने युद्ध विराम को स्थायी समझौते में बदलने और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जल्द से जल्द खोलने की मांग की। इधर सीज फायर के लिए ईरान ने जो 10 शर्तें रखी, उनमें यह भी शामिल रहा कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अपना कंट्रोल रखेगा, वहां से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूलेगा। अगर ऐसा हो गया तो पूरी दुनिया में आम लोगों की जेब पर बड़ा असर पड़ सकता है। ईरान ने प्रस्ताव दिया कि वो हर जहाज से $20 लाख यानी भारतीय रुपयों में करीब 17 करोड़ रुपए वसूल सकता है, हर जहाज से। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में आने और जाने दोनों तरफ के लिए ईरान ने अगर टोल वसूलना शुरू कर दिया तो रकम दुगनी हो जाएगी। कच्चे तेल की सप्लाई और महंगी हो सकती, दाम और बढ़ सकते हैं। पहले से इसकी तैयारी में था ईरान। वहां की संसद में इससे जुड़ा एक प्रस्ताव पारित भी कर दिया गया था। दलील दी गई कि टोल की रकम का इस्तेमाल ईरान के उन इलाकों को ठीक करने में किया जाएगा जो अमेरिका और इजराइल के हमलों में बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में टोल की वसूली से पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है। ईरान 40 दिन से जारी जंग को खत्म करने के लिए तैयार तो हो गया, लेकिन उसने 10 शर्तें रख दी, और एक शर्त उनमें यह कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले सभी जहाजों से एक तय रकम टोल के रूप में वो वसूलेगा। जहाजों को करोड़ों रुपए सिर्फ ये समुद्री गलियारा पार करने के लिए देने पड़ सकते हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग माना जाता है इसे। जंग से पहले वहां से गुजरने वाले जहाजों पर कोई रोक टोक नहीं थी। फारस की खाड़ी में जाकर खाड़ी देशों से तेल वो भरकर लाते थे। खाड़ी देश भी अपने यहाँ से तेल और गैस की सप्लाई इसी समुद्री गलियारे से करते थे। इसे पार करने के बाद ही जहाज ओमान की खाड़ी में पहुंचते हैं, वहां से वो एशिया और यूरोप तक जाते हैं। लेकिन जंग शुरू होते ही ईरान ने इसे बंद कर दिया, जहाजों पर हमले करने शुरू कर दिए थे। हमलों के डर से जहाजों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ जाना ही बंद कर दिया था। नतीजा यह हुआ कि तेल और गैस की सप्लाई पर बड़ा संकट आ गया।
ईरान अपने रुख पर कायम रहा। अमेरिका की धमकियों के बावजूद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने से उसने मना कर दिया था, लेकिन जब ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की तब उम्मीद जगी कि वहां के हालात पहले की तरह हो जाएंगे। खाड़ी देशों से तेल और गैस की सप्लाई फिर से बिना रोक टोक शुरू हो जाएगी। पूरी दुनिया पर छाया संकट दूर हो सकेगा, महंगाई फिर कंट्रोल में आ सकेगी। लेकिन ईरान ने युद्ध विराम के लिए 10 शर्तें रख दी और उनमें सबसे बड़ी शर्त यही है कि वो अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में टोल वसूलने की तैयारी में है। इसके कारण भारत में भी महंगाई बढ़ सकती है, बाकी देशों में बढ़ सकती है तो भारत में भी बढ़ सकती है, क्योंकि तेल और गैस का एक बड़ा हिस्सा भारत का भी इसी रास्ते से आता है। बड़ी सप्लाई इसी रूट से होती है। लेकिन शिपिंग कंपनियां, जहाज कंपनियां जो हैं, अगर हर बार वहां से गुजरने के लिए ईरान को टोल देंगी तो कच्चे तेल का दाम तो बढ़ेंगे ही, गैस के दाम भी बढ़ सकते हैं। तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में सुएज नहर वाला मॉडल अपनाने की तैयारी में है, ऐसा माना जा रहा है। एक अंतर्राष्ट्रीय कारोबार के लिए रूट है सुएज नहर, मिस्र में। वो भी बेहद अहम रूट है। यूरोप के बाजारों को एशिया से वो नहर जोड़ती है, अफ्रीका महाद्वीप से जोड़ती है। भूमध्य सागर से होते हुए जहाज सुएज नहर के रास्ते लाल सागर में आते हैं, यूरोप से अगर आ रहे हैं, फिर अदन की खाड़ी को पार करके वो अरब सागर में पहुंचते हैं। इस पूरे रूट में सुएज नहर काफी अहम है। वहां से गुजरने वाले जहाजों को टोल देना पड़ता है। जहाजों के आकार और तेल और गैस की मात्रा के हिसाब से, या कोई भी सामान वो ला रहे हैं, तेल और गैस की बात नहीं है, हर जहाज को वहां से अलग अलग फीस वसूली जाती है। जहाजों को गुजरने के लिए करोड़ों रुपए का टोल देना पड़ता है। लेकिन जहाजों को वहां टोल देना इसलिए महंगा नहीं लगता क्योंकि अगर वो उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उन्हें यूरोप से खाड़ी देशों में आने और वहां से यूरोप तक जाने के लिए बहुत ही लंबा रूट लेना पड़ेगा।